नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड परिवहन विभाग निगम के बेड़े में शामिल हो रही हैं नई बसें। नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे सीएम धामी। आईएसबीटी देहरादून में फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का भी किया गया है आयोजन। बीजेपी संगठन पर्व के समापन सत्र में भी हिस्सा लेंगे सीएम धामी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज आईएसबीटी देहरादून में फ्लैग ऑफ के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और इस दौरान जो नई बसें परिवहन विभाग को मिली हैं उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। इसी के साथ ही बीजेपी संगठन पर्व के समापन सत्र में भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से आज कार्यक्रम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के? जी विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज आईएसबीटी में नई बसें जो परिवहन निगम के बेड़े में पहुंच गए जुड़ने वाली है उसका फ्लैग ऑफ भी करेंगे और करीब 50 से अधिक बसें जो है वो उनका फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, जिसमें से शुरू में 130 बसों का जो है वो ऑर्डर दिया गया था, जिसमें से करीब 50 बसें जो है वो पहुंच चुकी हैं और अलग अलग इंस्टॉलमेंट में जो है बसें पहुंच रही हैं। इसी के साथ साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के समापन के कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और आगामी जो चुनाव संगठन के होने हैं उसको लेकर भी रणनीति वहाँ पर तैयार होगी, तो उसमें प्रतिभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे। तो इस तरीके के कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज रहने वाले हैं। अरुण, इस दौरान कितनी बसें परिवहन विभाग को मिलने जा रही है और जिस तरह से अब ये भी देखा जा रहा है कि राज्य में उपचुनाव भी होने हैं, तो उसके लिहाज से ये संगठन की बैठक कितनी अहम भी मानी जा रही है? देखिए, जो संगठन भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व सदस्यता अभियान चल रहा था और इसी के साथ सदस्यता अभियान का समापन भी है वो आज होने जा रहा है। इसी के साथ साथ ही क्योंकि आगामी महीनों में जो है भाजपा के संगठन के चुनाव भी होने हैं, जिसके लिए जिला चुनाव अधिकारी और अधिकारी की नियुक्ति भी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। तो ऐसे में अब इस चुनाव को लेकर संगठन के चुनाव किस तरीके से होने उसको लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। उस तरीके के जो तमाम आगे भी बैठकें जो है वो होनी है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हरिद्वार रुड़की में विकास प्राधिकरण के कामों का भी निरीक्षण किया और साथ ही सराय स्थित 1 करोड़ 70 लाख की लागत से बन रही गौशाला का भी मंत्री ने निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों से जानकारी भी जुटाई। इस दौरान मंत्री ने एचआरडीए के कामों की सराहना भी की और उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ 90 लाख की लागत से बनकर तैयार हो रहे शहीद पार्क का भी जल्द उद्घाटन किया जाएगा। जो हमारे यहाँ एचआरडी द्वारा काम किए गए उसका निरीक्षण किया। आज मैं इस पार्क पे खड़ा हूँ, जिसको यहाँ के लोग 23 मार्च से जिस दिन शहीद दिवस होता है लोग यहाँ के श्रद्धांजलि करते थे। इस पार्क को डेवलप किया है जिसकी कीमत 1 करोड़ 90 लाख है और खूबसूरत पार्क बना है। यहाँ घूमने के लिए है, यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे लाइट्स हैं, फाउंटेन है और शहीदों के आपने देखा कि सामने आप देख रहे होंगे उनके नाम पे ये पार्क रखा गया है। तो बहुत जल्द इसका उद्घाटन करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि इसका नाम भी एक अच्छा पार्क हम रखेंगे ताकि लोग इससे आकर्षित हों। किच्छा में भारतीय किसान यूनियन गैर राजनीतिक संगठन ने पुरानी गला मंडी स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें राज्य सरकार की ओर से सीलिंग की भूमि को अधिग्रहित किए जाने का विरोध भी जताया गया है। साथ ही उन्होंने उप जिला अधिकारी कौस्तुभ मिश्र से भेंट कर उन्हें ज्ञापन भी सौंप दिया है। बैठक में मौजूद पीड़ित किसानों ने कहा है कि वे लोग पिछले 60-70 सालों से भूमि पर काबिज हैं और कृषि कार्य कर रहे हैं। सिखों ने बहुत सारी कुर्बानियां की हैं और आज ही सिख कौम को कल को दूसरे का नंबर भी है, फिर तीसरे का नंबर भी। हम उसमें इनको हमने कोर्ट में भी केस लगा रखा है
और हम लोग किसान यूनियन के लोग सारे इकट्ठे होंगे। हम बिल्कुल ज़मीन नहीं जाने देंगे। ये ज़बरदस्ती धक्केशाही करेंगे तो नहीं हम जाने देंगे ज़मीन किसी हालत में नहीं। हाँ जी, विरोध का तरीका क्या रहेगा? विरोध का तरीका हम अपना विरोध करेंगे, बिल्कुल सारे किसान इकट्ठे होंगे, सारे धरना प्रदर्शन करेंगे। उनको ज़मीन का कब्जा नहीं लेने देंगे उन लोगों को। हम लोग बिना मतलब के, जिनको ज़मीन हमारी खरीदी हुई है, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? क्या क्या करेंगे ये लोग? किसान लोग हैं, ये ज़मीन ले लेंगे तो कौन सा काम करेंगे भैया? ये उत्तराखंड में क्यों किसानों के साथ में ऐसा हो रहा है कि सरकार धक्का कर रही है? ये उत्तराखंड में जानबूझ के कर रहे हैं ये लोग, ताकि ये यहाँ से लोगों को निकाल दिया जाए और ऊपर से पहाड़ के लोग बसा दिए जाएँ। भाई साहब, ये ज़मीन हम लोगों ने खरीदी थी शमशूर हसन खां के एक पास से। 1959 में ये ज़मीन हमारे बुजुर्गों ने ली और सरकार के माध्यम से जैसे जैसे कानून बनते चले गए, इसी आधार से हमारे पास ज़मीन ये पक्की हुई है। जैसे वर्ग 20 में आई, 9 में आई, 8 में आई, तो 1981 में इन्होंने हम लोगों को शंकरमणि अधिकार दे दिए। शंकरमणि अधिकार देने के बाद उनके नाम से किच्छा तहसील के अंदर हमें इन्होंने शंकरमणि अधिकार दिए और पूरनपुर तहसील में 1984 में इन लोगों ने हमारे नंबर जो सीलंग में डाल दिए। आज तक उस पर हम कार्रवाई करते आ रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयारी नहीं है और गुमराह किया जा रहा है हमें कि ये ज़मीन जो है 82 में आप उसकी खतौनी में दिखाइए उसमें, और हमारी बैग की खतौनी ये देख नहीं रहे हैं। छात्र संघ चुनाव महाविद्यालय में एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, लेकिन उत्तराखंड में इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया है कि 23 अप्रैल 2024 को एक शासनादेश जारी करते हुए महाविद्यालयों को 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन महाविद्यालयों ने सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया और अब सरकार छात्र संघ चुनाव संपन्न कराने में सक्षम नहीं है। अब सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। लिंक 2 कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के 8 सप्ताह के भीतर छात्र संघ चुनाव संपन्न हो जाने थे, लेकिन इस वर्ष उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, जिससे छात्र नेताओं में आक्रोश है। सरकार ने 24 अप्रैल को अध्यादेश जारी कर महाविद्यालयों को 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन समय अवधि बीत जाने के बाद भी चुनाव संपन्न नहीं हुए और उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका दायर पर सुनवाई के दौरान याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने सरकार को फैसला लेने को कहा, जिसके बाद सरकार ने समय अवधि बीत जाने का हवाला देते हुए छात्र संघ चुनाव संपन्न कराने में असमर्थता जताई है। वहीं इस आदेश के बाद छात्र संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे क्योंकि राज्य सरकार चुनाव करवाने में सक्षम नहीं है, तो ये एक तरफ से मनमाना ऑर्डर है और तानाशाही है। क्या इसीलिए छात्र नेता यहाँ कॉलेजों में रात दिन एक कर रहे थे अपने कि आप एक ऑर्डर निकाल दो कि चुनाव नहीं होंगे, जब राज्य सरकार द्वारा ये एक तिथि घोषित की गई थी जो कि 25 तारीख निर्धारित की गई थी एवं 30 सितंबर से पहले चुनाव होने थे, तो आप उसको कराने में आप हाथ पीछे खींच रहे हो कि हम करवाने में सक्षम नहीं है। उसमें कमी किसकी है? हम सीधा मानेंगे राज्य सरकार छात्र प्रतिनिधित्व है उसको ख़त्म करवाना चाहती है, ताकि राज्य सरकार एवं यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई भी आवाज़ ना उठा सके, वो अपने मनमाने तौर पे कुछ भी करवा सकें। जैसे कि आपको पता है डॉक्टर धन सिंह रावत छात्र संघ चुनाव को लेकर तो हाथ पीछे खींच रहे हैं, लेकिन पोर्टल खोलने के लिए सर्वप्रथम आगे आ रहे हैं, अपनी बाइट दे रहे हैं कि अभी भी एडमिशन होने हैं, अभी भी सीटें खाली है। और जो छात्र संघ का पैसा कटता है किस बात का कट रहा है? प्रदेश के सबसे अधिक छात्र संख्या वाले महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल का कहना है कि इस लोकतांत्रिक देश में कुछ भी असंभव नहीं है। जब सरकार निकाय चुनाव को कराने में समर्थ है तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि प्रदेश के शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों की हालात बहुत बदतर स्थिति में है। ऐसे में छात्र नेता ही अध्यापकों और आम छात्रों के बीच सेतु के रूप में काम करते हैं और विद्यालय में ही हालात सुधारते हैं। सिद्धार्थ का कहना है कि सरकार को विलंब से ही सही लेकिन छात्र संघ चुनाव जरूर करवाने चाहिए, यही तमाम छात्र संगठनों की मांग है। हम
हमारे इस लोकतांत्रिक देश में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो चीज़ सरकार नहीं करा सकती है। रही बात चुनाव की, तो देखिए जब नगर निगम के चुनाव जो पिछले 1 साल से खाली पोस्ट पड़ी है, चाहे वो मेयर हो, पार्षद हो, जब वो नहीं कैंसिल हो सकते हैं, वो चुनाव भी सबको पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, चाहे मार्च, अप्रैल तक एक्सटेंड हो, लेकिन वो चुनाव होने ही होने हैं। तो जब वो चुनाव हो सकते हैं तो छात्र संघ चुनाव क्यों ना हो? और ये सिर्फ एक टालने वाली बात है कि सरकार कोर्ट पे टाल रही है, कोर्ट सरकार पे टाल रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार हो तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है छात्र संघ चुनाव कराना। और रही बात छात्र संघ चुनाव की, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि छात्र संघ चुनाव कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश के राजनीतिक भविष्य की जो नींव है वो ये छात्र संघ चुनाव है। और छात्र संघ चुनाव कराने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर छात्र संघ चुनाव बंद हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं छात्र नेता भी घर में बैठ जाएंगे, वो अपने दूसरा फील्ड पकड़ लेंगे। और अगर उन्होंने दूसरा फील्ड पकड़ा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे सरकारी या राजकीय अर्धशासकीय कॉलेज जितने भी हैं, उनकी कॉलेज की मतलब इतनी ज़्यादा दुर्दशा है कि वहाँ बिना छात्र नेताओं के, जो कि एक पुल का काम करता है टीचर और आम छात्रों के बीच में, बिना छात्र नेताओं के यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत जो झेलनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ेंगी वो आम बच्चे को करनी पड़ेगी। वहीं छात्र संगठनों में आक्रोश के बाद भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हरि पाठक का कहना है कि छात्र संघ चुनाव के लिए सरकार ने समय अवधि तय की थी, लेकिन उस समय अवधि के भीतर चुनाव संपन्न नहीं हो पाए और यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। आगे इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है और तय सीमा के आगे भी छात्र संघ चुनाव करवाने के विषय में विचार विमर्श किया जा रहा है और जो भी परिणाम होंगे निश्चित रूप से बेहतर होंगे। ये जो छात्र संघ चुनाव का मामला है, एक सीमा तय की गई थी, उस नियत सीमा पर विद्यालय ने चुनाव नहीं करा पाया और उसमें असमर्थ रहा है। लेकिन तय सीमा के आगे भी इसको प्रक्रिया को देखा जाएगा और निश्चित रूप से जो भी परिणाम होगा अच्छा ही निकल कर सामने आएगा और आगे ये चुनाव को गंभीरता से लेते हुए कराया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि अब ये सिलसिला शुरू हो गया है और समस्त छात्र संगठनों को आगे आकर सरकार के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि भाजपा सरकार की ये परिपाटी रही है कि सरकार एक बार जिस काम को रोक दे फिर उसे खड्डे में ही डाल देती है और सरकार का ये फैसला छात्र संघ राजनीति को खत्म करने की दिशा में उठाया गया कदम है और इस तरीके के निर्णय राज्य और छात्र राजनीति दोनों के लिए ही घातक है। हम सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा करते हैं। आगे आए और सरकार के इस कदम का विरोध करें, इसमें जनमत तैयार करने का काम करें। नहीं तो ये साल ही नहीं, अब ये सिलसिला प्रारंभ हो गया है। अब छात्र संघों के चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि ये जिस चीज को नहीं करते हैं उसको गड्डी में डाल देते, इसी तरीके से कर देते हैं। तो ये तो हम इसकी निंदा करते हैं और ये राज्य के लिए और विशेष तौर पर जो हमारे छात्र लोकतंत्र है उसको ये समाप्त करने की दिशा में कदम है। अब सवाल उठ रहा है कि सरकार छात्र संघ चुनाव न कराकर छात्र राजनीति को कमजोर करना चाहती है। आखिर जब 30 सितंबर तक चुनाव कराने की समय अवधि तय की गई थी तो सरकार अपने ही आदेश का अनुपालन कराने में क्यों असफल हुई? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देहरादून में आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें कई हजार करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग भी हो चुकी है और बाकी पर तेजी से काम जारी है। कुछ दिन पहले ही सिंगापुर में IFTE इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन B2B का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश पर समझौता हुआ। इन पैसों से मेट्रो और रोपवे का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। IFET की इस पहल से सरकार भी गदगद है और राज्यवासियों को उम्मीद है कि निवेश से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सिंगापुर में उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन B2B 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का होगा निवेश। स्काईलाइन प्रॉफिट्स PT लिमिटेड IFET में करार। IFET
ग्लोबल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से सिंगापुर में उत्तराखंड निवेशक शिखर सम्मेलन B2B का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड में मेट्रो रेल, PRT, रोपवे के लिए IFET के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सिंगापुर में आयोजित निवेशक सम्मेलन B2B में IFET और सिंगापुर स्थित कंपनी स्काईलाइन प्रॉफिट्स PTE लिमिटेड के बीच यह समझौता हुआ है, जो उत्तराखंड में भारी निवेश करेगा। First of all, I would like to thank Mr. Rizwan personally, Chairman of IFET, for inviting me in this B2B summit. निवेशक सम्मेलन B2B में जितेंद्र त्यागी रहे मौजूद। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के निदेशक हैं त्यागी। मेट्रो रेल, PRT, रोपवे के लिए MOU पर हस्ताक्षर। सिंगापुर में आयोजित निवेशक सम्मेलन B2B में IFET और सिंगापुर स्थित कंपनी स्काईलाइन प्रॉफिट्स PTE लिमिटेड के बीच यह समझौता हुआ है। माना जा रहा है कि यह पहल उत्तराखंड राज्य में पर्यटन और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देगी और निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों दोनों को उत्तराखंड में भागीदारी के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करेगी। इस शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड के मेट्रो रेल, PRT और रोपवे के प्रबंध निदेशक जितेंद्र त्यागी, स्काईलाइन प्रॉफिट्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO विद्या, IFET के अध्यक्ष रिजवान खान और IFET के निदेशक और स्काईलाइन प्रॉफिट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अतुला हेराथ ने भाग लिया। He has introduced investors to me, and now we will be further discussing the modalities, how we can go about taking the support from them. I would brief the projects which we are planning in Uttarakhand. 5 अगस्त 2019 को मुंबई में हुआ था सम्मेलन। IFET ने USA निवेशकों को किया था आमंत्रित। उत्तराखंड सरकार और IFET के बीच है समझौता। इससे पहले 5 अगस्त 2019 को IFET ने मुंबई में उत्तराखंड मेट्रो रेल निवेशक शिखर सम्मेलन B2B का आयोजन किया था और उससे पहले 2016 में IFET ने पेरिस में उत्तराखंड यूरोपीय निवेशक सम्मेलन के लिए अनुबंध किया था। इसके बाद 6 नवंबर 2023 को मुंबई के होटल ताज पैलेस में आयोजित उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन में IFET ने USA निवेशक को भी आमंत्रित किया और IFET ने उत्तराखंड सरकार के साथ 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। I am managing director of Uttarakhand Metro Rail Corporation Limited, which is a company formed by state government of Uttarakhand. IFET लाएगा 20 अमेरिकी प्रतिनिधियों को उत्तराखंड। FDI निवेश नीति के तहत होगा उत्तराखंड में निवेश। राज्य में पर्यटन और रोजगार सृजन पर दिया जा रहा है जोर। खबर है कि IFET अमेरिका से 20 अमेरिकी प्रतिनिधियों को उत्तराखंड राज्य में भी लाएगा, जिसके लिए पत्राचार पहले से ही चल रहा है। IFET का कहना है कि FDI निवेश नीति के माध्यम से राज्य में निवेश के अवसर ला रहे हैं। राज्य में पर्यटन और रोजगार सृजन को लेकर सरकार लगातार कोशिश कर रही है, जिसमें सरकार को सफलता भी हाथ लगी है। Mr. Rizwan, Chairman of IFET. This summit is no doubt a very important summit for the development and the growth of not only one state, from all the states. It will be an indication that yes, there is someone to support these financial projects of the government of India. All the IFT members, including the chairman of IFT, Mr. Rizwan. First of all, I would like to thanks to IFT for giving us this opportunity to associate with this summit. Before I go further, I would like to just tell you something about Ascender Railway Solutions Limited. IFET का क्या है काम? IFET इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड मुंबई में पंजीकृत है, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय दिल्ली में और प्रधान कार्यालय मुंबई में है। इंडो फ्रांस यूरोपीय ट्रायंगल IFET पहले एक यूरोपीय संघ गैर लाभकारी संगठन था, जिसे 2015 में वित्तीय पुनर्गठन के एकमात्र उद्देश्य से बनाया गया था, ताकि भारत के विभिन्न राज्य सरकारों से समय समय पर आने वाली प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
एक संस्थान के रूप में IFET में वित्तीय और M&A विशेषज्ञों की एक टीम है जो भारत के राज्यों के लिए अनुकूलित व्यापक और लक्षित शोध करती है। यह शोध विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों की राज्य सरकार के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और FDI निवेशकों के साथ एक समान योजना बनाने और राज्य सरकारों और FDI दोनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समानांतर रेखा खींचता है। Honorable Managing Director, Uttarakhand Metro Rail Project, Ropeway, PRT, Mr. Jitendra Tyagi, and our respective investors, their mandate holders, all director of IFET, organizers of this summit, and my dear guest. I, Rizwan Khan, Chairman of IFET, welcome you all in this B2B Investor Summit. IFET, a company registered Mumbai, having its corporate office in USA, known as IFET Indo-France European Trading, was first a European Union non-profit organization registered in Paris, which was formed in 2015 with the sole purpose of bringing foreign direct investment (FDI) and technologies for the state government of India. IFET is working under the Margdarshan Anusar guidelines of our beloved and Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. We would like to inform you that IFET is a bridge between Indian state governments and investors across Europe, Singapore, Malaysia, Gulf, UAE, USA, along with venture capitalists and FDIs. We have association with the technologies, USA, Europe, and Israel for different sectors, due to which we also conduct learn and knowledge meet for the state governments of India. उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान अलग अलग कंपनियों के साथ 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के MOU पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें 85,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश करार धरातल पर उतर चुके हैं और IFET सहित कई अन्य कंपनियां उत्तराखंड में मेट्रो रेल, PRT, रोपवे पर निवेश करने वाली हैं, जिसके लिए आने वाले दिनों में IFET अमेरिका से 20 अमेरिकी प्रतिनिधियों को लेकर उत्तराखंड आएगी। कुल मिलाकर यह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय में कंपनियों के साथ हुए MOU साइन का असर दिखने वाला है। अगर उत्तराखंड जैसे प्रदेश में मेट्रो और रोपवे का निर्माण होता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य की तस्वीर बदलने के साथ ही हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।